हाँ, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें मैंने पूरा का पूरा ये फ़्लो को हाई लेवल फ़्लो को एक्सप्लेन किया हूँ मैं किया था कि कैसे हम एक सी कोड को सी प्रोग्राम को डॉट सी फाइल को यहाँ से लेके अलग अलग स्टेप्स में जाके और हम hello डॉट exe क्रिएट करते हैं। आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं क्या करूँगा कि एक एक स्टेप को जो जो हम यहाँ पर एक एक स्टेप जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब चीज़ों को इनको कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, असेंबलिंग में क्या होता है, बाइनरी कोड का कंटेंट क्या होता है, hello डॉट exe कैसे जनरेट होता है, ये एक एक पार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम देखते हैं इस पार्ट में कि हमने सोर्स hello डॉट सी फाइल लिया हुआ है और -e पैरामीटर हमने दिया है जीसीसी कंपाइलर को। तो जीसीसी कंपाइलर जैसे -e देखता है वो समझ जाता है कि मुझे प्री प्रोसेसिंग करनी है और प्री प्रोसेसिंग करके hello डॉट आई बनाता है। तो प्री प्रोसेसिंग में उसने किया क्या, hello डॉट आई हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम hello डॉट सी, hello डॉट आई फाइल कैसे अलग है hello डॉट सी से। तो hello डॉट सी आपने क्रिएट किया है, hello डॉट आई प्री प्रोसेसर ने क्रिएट किया है। और hello डॉट आई में क्या होता है, जैसे हमने लिखा है सी फाइल में #include stdio.h, तो कंपाइलर ये कोड को ढूंढता है, stdio.h फाइल को ढूंढता है और उस फाइल को ये क्या करता है, जहाँ भी प्रेजेंट हो stdio.h उसका कंटेंट कंप्लीटली hello डॉट सी में इंसर्ट कर देता है। ठीक है, रिप्लेस नहीं करता, इंसर्ट करता है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक लाइन हमारे पास में प्रेजेंट था सी फाइल के अंदर में #include stdio.h, उसके बदले में ये पूरा का पूरा फाइल आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो सी का साइज़ बढ़ते जा रहा है। जहाँ पर हमने एक लाइन लिखा था वहाँ पर stdio.h फाइल को कंपाइलर ढूंढता है, उसके पूरे कंटेंट वहाँ डाल देता है। वैसे ही अगर मैंने लिखा था सपोज करो #include conio.h, तो कंपाइलर conio.h को ढूंढता है और उसके पूरे कोड को, टेक्स्ट फॉर्मेट में है वो, उसके पूरे कोड को इंसर्ट कर देता है hello डॉट सी में, ठीक है, की जगह पे। तो आप समझ गए होंगे कि hello डॉट सी से जब hello डॉट आई बनता है तो वो एक्सपैंडेड फाइल है। उसमें जितने हेडर फाइल हैं stdio.h, conio.h, string.h, सारे हेडर फाइल्स के कंटेंट को इंसर्ट करते हैं। हेडर फाइल के कंटेंट एक शॉर्ट में आप ये समझिए कि प्रोटोटाइप रहते हैं वो फंक्शन वगैरह के। हाई लेवल पे मैं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं। और क्या एक चीज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ से बता रहा हूँ मैं कि हैश डिफाइन अगर हमने एक मैक्स डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू हम 99 दिए हैं, तो सी फाइल में जहाँ जहाँ पर मैक्स आएगा, सपोज कीजिए आपने लूप में लिया है आई इज़ लेस देन मैक्स, ऐसा ले लिया है आपने सपोज कीजिए सी कोड के अंदर, तो जहाँ जहाँ भी मैक्स है फाइनल कोड क्या हो जाएगा, डॉट आई फाइल में आई इज़ लेस देन 99 हो जाएगा। याद रखिए आई इज़ लेस देन 99 होगा। सो ऐसे ही जहाँ भी सी फाइल के अंदर में मैक्स आएगा उस जगह पे 99 से रिप्लेस कर दिया देगा। कौन करेगा, प्री प्रोसेसर करेगा। और कौन सी फाइल जनरेट करेगा, hello डॉट आई। अब एक चीज़ बहुत ही क्लियर है इसमें कि hello डॉट सी में अगर मैक्स रिफर्ड है, मैक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो hello डॉट आई में मैक्स कहीं भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो रिप्लेस हो चुका है 99 से। तो अब हम क्या क्या किए, एक आई फाइल के अंदर क्या है, सी कोड तो रहेगा ही रहेगा, हेडर फाइल्स का इंसर्शन हो जाएगा उसके अंदर में। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कि डबल फ्रंट स्लैश, यहाँ पर आप कमेंट्स लिख सकते हैं, या ऐसे फ्रंट स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक फ्रंट स्लैश से क्लोज भी कर सकते हैं। ये जितने कमेंट्स आप लिखे होंगे डॉट आई फाइल में एक भी कमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, सिर्फ कोड रहेगा, सी कोड रहेगा। ठीक है, तो ये हुई सारी चीज़ें जो हम कन्वर्ट करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे hello डॉट सी को hello डॉट आई में। अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, hello डॉट आई जो प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट था उसको हम दे देते हैं
कंपाइलर को कि भाई ये इनपुट ले लो आप और -s करो। -s मतलब क्रिएट अ असेंबली कोड, आप इससे असेंबली कोड जनरेट करो और जो फाइल जनरेट होगा उसका जो है ये एक्सटेंशन रखो hello.s आउटपुट फाइल का। तो आपने क्या किया है, hello.i को लिया है कंपाइलर ने और उससे असेंबली कोड जनरेट करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस को हम कंपाइलेशन बोलते हैं एक्चुअली, ओके, -s पैरामीटर से। अब कंपाइल्ड फाइल के अंदर में क्या है जो इसमें नहीं है, इसमें क्या चीज़ें आ गई कंपाइल्ड फाइल के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन में गलती की होगी, सिंटैक्स में गलती किया होगा, असाइनमेंट्स में गलती किए होंगे और जो है प्रोटोटाइप फंक्शंस के गलत ले लिए होंगे, टाइप कन्वर्जन्स में मिस्टेक किया होगा, सिंटैक्स एरर तो मैंने बता ही दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पर चेक होंगी, इस स्टेज में चेक होंगी। प्री प्रोसेसिंग स्टेज में अगर आपने सिंटैक्स एरर किया भी है तो भी नहीं चेक होगा। कहाँ चेक होगा वो? इस स्टेज में चेक होगा जब असेंबली कोड जनरेट हो रहा है उसके पहले। अगर सब चीज़ें पास हो गया तभी जाके असेंबली कोड जनरेट होगा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। तो यहाँ से हम hello.s आउटपुट को लेंगे और उसको वी विल प्रोवाइड दैट आउटपुट एज इनपुट टू द कंपाइलर। अब हमने बोला है कि देखो जो असेंबल्ड कोड है उसको ले लो आप और -c करो। -c करने का मतलब क्या है कि इससे ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करो। ठीक है, और ये भी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कोड का जो एक्सटेंशन है उसको .o रखो। ये सब मैं विंडोज़ के प्रोस्पेक्टिव में बता रहा हूँ। ये हम असेंबली कर रहे हैं, असेंबलर का यूज़ लेके कोड को असेंबल कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कोड हमने क्यों क्रिएट किया? ऑब्जेक्ट कोड एक बाइनरी कोड है पर ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये बाइनरी कोड होने के बावजूद इसको एग्जीक्यूट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं? क्योंकि इस बाइनरी कोड में देखिए hello.s को असेंबली लैंग्वेज कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिनको असेंबली लैंग्वेज मालूम है वो इसको आराम से रीड कर सकते हैं, पर जब हम इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं ये मशीन कोड है। ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा इसको डिकोड करने में। अब ये मशीन कोड में कन्वर्ट करने के अलावा और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। जो हमने कॉल किया है, जैसे printf यूज़ किया है, scanf यूज़ किया है हमने, ये सब फंक्शंस यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए और प्रिंट करने के लिए। सो इफ़ वी हैव यूज्ड printf, scanf और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जैसे हमने कुछ अपना फंक्शन लिख दिया, कैलकुलेट टैक्स, ओके, कैलकुलेट फैक्टोरियल, अगर हमने अपना फंक्शन लिखा है, ये सब फंक्शन के कोड इसके अंदर मेंशन नहीं रहेंगे। किसके अंदर? बाइनरी फाइल के अंदर में। ये सब क्या लिखा रहता है कि scanf प्रेजेंट है और इसका मुझे एड्रेस नहीं मालूम है कहाँ से उठाना है। उसी तरीके से ये लिखते हैं उन लोग, एक टेबल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि printf कोड प्रेजेंट है पर उसका कोड कहाँ है ये नहीं मालूम है। उसी तरीके से ये लिखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जैसे कैल्क फैक्टोरियल FACT, ओके, यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारे पास में है पर इसका कोड किस C फाइल में है वो लिख देते हैं इन लोग। ओके, किस C फाइल में है वो रेफरेंस रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अब जो फंक्शंस किसी लाइब्रेरी फाइल में हैं, जैसे printf और scanf लाइब्रेरी फाइल्स में रहते हैं, कुछ फंक्शंस DLLs में रहते हैं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी में, वो सभी फंक्शंस का एड्रेस यहाँ पर फिल नहीं हो पाता है। वो सभी फंक्शन के कोड यहाँ इंसर्ट नहीं होते हैं। किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। जब उस फंक्शन के कोड इंसर्ट नहीं हुए हैं तो हम एग्जीक्यूट कर नहीं पाएंगे इसको। पूरा कोड है ही नहीं एग्जीक्यूटेबल का। तो इस स्टेज में हम यहाँ तक करते हैं। अब लास्ट स्टेज में जा रहे हैं जिसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ द EXE फाइल, और इसको लिंकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोड जो पिछले प्रोसेस से क्रिएट किया गया था उस ऑब्जेक्ट कोड को हम लेते हैं यहाँ पर
जो कि एक बाइनरी फाइल है, बट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि लिंक नहीं हुआ है वो किन से, जो कॉल्ड फंक्शन है जैसे printf। अब इससे जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो करते ये हैं कि जैसे printf जहाँ पर लिखा हुआ है उस जगह पे हम कौन सा कोड इंसर्ट करते हैं, जिस भी लाइब्रेरी फाइल में printf का कोड, बाइनरी कोड मौजूद है, उसको सर्च करता है लिंकर और यहाँ पर इंसर्ट कर देता है hello.exe में। उसी तरीके से ये बता देता है कि जब यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल होगा तो मल्टीपल, अगर बहुत सारे सी फाइल्स हम लिखें तो कौन से सी फाइल में है, कौन से जगह पे है, ये भी वो रिजॉल्व कर देता है। याद रखिएगा, अगर आपने बहुत सारे सी फाइल्स मिला के, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स हैं, अलग अलग सी फाइल्स बनाया है उन्होंने और सब मिला के एक प्रोजेक्ट है, तो वो सारे सी फाइल्स को एक दूसरे से लिंक करना भी लिंकिंग प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर आपने एक फाइल के बजाय मल्टीपल सी फाइल्स बनाया है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं हमारे पास में, उसके कारण तो हम सबको वो लिंक करके एक exe फाइल बना देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और डायनामिक लिंकिंग कब होता है, जैसे msvcrt.dll है, तो डायनामिक लिंकिंग में होता ये है कि जिस समय ऐसा कोई फंक्शन कॉल होता है जिसका कोड किसी DLL में है, सपोज कीजिए कि ये DLL फाइल है, इस DLL फाइल के अंदर में इसका कोड है, तो तब इसमें क्या होता है कि उसका एड्रेस दिया रहता है, इसका वो फंक्शन कॉल जब होगा तो किस DLL के कौन से पोर्शन में जंप करेगा उस कोड को उठाने के लिए। तो होता ये है कि जब exe एग्जीक्यूट होगा उस समय जहाँ भी वो रेफरेंस दिया हुआ उस DLL के कोड में जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस आ जाएगा exe फाइल में। तो DLL के केस में क्या होता है कि वहाँ जाके एग्जीक्यूट करके वापस आता है। और स्टैटिक लिंकिंग में जैसे printf के समय स्टैटिक लिंकिंग होता है। स्टैटिक लिंकिंग में क्या होता है, बाइनरी कोड को ढूंढ के लाइब्रेरी फाइल से इसमें exe फाइल में इंसर्ट किया रहता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा फास्ट रहता है वो DLL के कंपैरिजन में, और फास्ट रहता है और कोड कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से स्टैटिक और डायनामिक लिंकिंग के द्वारा हमने एक फुल फ्लेज्ड hello.exe बनाया है, जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को भी एक साथ लिंक करके एक exe फाइल बना के दे दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी पोर्शन में डाउट है, आपको फिर से समझना हो या कुछ करेक्शन करना हो या कुछ नया वीडियो बनाना हो, तो आप वो टॉपिक दे देंगे, मैं आपको बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।